आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के सबसे फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है हाउ दी ब्रिटिश सो एजुकेशन। यानी कि भारत में ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एजुकेशन को किस प्रकार से देखते थे, यानी कि भारत में एजुकेशन का मतलब उनके लिए क्या था, है ना। यही हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे। ये तो हो गया हमारा मेन टॉपिक। उस टॉपिक के अंदर जो हमारा सबसे पहला छोटा वाला टॉपिक है वो है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ठीक है ना। चलिए इसी को हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपके माइंड में सवाल आया होगा कि सर ये ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। मतलब ये हो गया कि ओरिएंटलिज्म का मतलब है कि नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। एशिया हमारा क्या एक बहुत बड़ा कंटिनेंट है ना। तो एशिया में जितने भी प्रकार के लैंग्वेज बोले जाते हैं या फिर एशिया के अंदर जितने भी कल्चर हैं, कल्चर का सीधा सा मतलब होता है कि हर एक प्रकार के लोगों का बोलने का तरीका, पहनने का तरीका, खाने का तरीका, है ना, रहने का तरीका, ये सारे चीज़ों को हम लोग कहते हैं एक साथ कल्चर। ठीक है ना। तो एशिया में किस प्रकार के लैंग्वेज बोले जाते हैं, किस प्रकार के कल्चर फॉलो किए जाते हैं, इन सारे चीज़ों के नॉलेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, ओरिएंटलिज्म कहते हैं। कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ओरिएंटलिस्ट किसको कहेंगे। ऑब्वियस ये बात है, जिन इंसान को इन सारे चीज़ों का नॉलेज होगा, उसको मालूम होगा कि अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज किस प्रकार से बोले जाते हैं या फिर किस प्रकार के कल्चर फॉलो किए जाते हैं, जिसको ये मालूम है उसको हम लोग कह देते हैं ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट हो गया। तो इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है लेकिन है अलग चीज़। ओरिएंटलिज्म का मतलब सीधा सा होता है कि जिस मतलब ये हो गया कि नॉलेज होना चाहिए, एशिया के कल्चर और लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं ओरिएंटलिज्म। लेकिन जिसको नॉलेज है इन सारी चीज़ों का, किसी खास इंसान को, उस खास इंसान को हम लोग कह देते हैं ओरिएंटलिस्ट। तो दोज हु हैव द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। तो जिसको है नॉलेज, जैसे मान लीजिए कि हम वो इंसान है जिसको कि एशिया के सारे लैंग्वेज भी मालूम है, सारे कल्चर भी मालूम है, तो हम क्या कहेंगे, अपने आप को ओरिएंटलिस्ट कह देंगे। कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो दो मेन इंपॉर्टेंट टर्म हो गया हमारा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। यहाँ से हमारा मेन शुरुआत होता है। देखिए लिखा हुआ है, इन 1783 विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। अब यहाँ पे एक इंसान के बारे में बात हो रहा है जिसका नाम है विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स जो है 1783 में कलकत्ता आते हैं। और ये विलियम जोन्स कहाँ से आते हैं, वहीं ब्रिटेन से। ठीक है ना। क्योंकि भी एक क्या थे, ब्रिटिश के ऑफिसर थे, याद रखिएगा ब्रिटिश के ऑफिसर थे। तो ये 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता आते हैं हमारे इंडिया में। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप। तो ये जो हमारे भारत में आते हैं एक जूनियर जज के तौर पे आते हैं, और वो जज कहाँ पे काम करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में। अब आपको लग रहा होगा कि सर भारत का सुप्रीम कोर्ट तो न्यू दिल्ली में है, तो फिर ये कलकत्ता का बात क्यों कर रहा है। देखिए बिल्कुल आपका सोचना सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता में ही था। बात समझ में आ रही है। यानी कि सबसे पहले यदि ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं पे आया तो वो कलकत्ता में ही आया था। तो उनका कैपिटल भी पहला कलकत्ता ही था। तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ होना चाहिए, कलकत्ता में ही होना चाहिए। तो ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए, यानी कि काम नहीं, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं ये एक जूनियर जज के तौर पे आए थे ब्रिटेन से। क्या ये अपने मन से आए थे, नहीं, इनको बुलाया गया था। यानी कि कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी उनको बुलाए थे कि भाई यहाँ पे एक जूनियर जज का पोस्ट खाली है, तुम यहाँ पे आओ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज एक्सपर्ट इन लॉ। ऑब्वियस ये बात है भाई, जज है तो लॉ में एक्सपर्ट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम जोन्स वॉज अ लिंग्विस्ट। ये जो था ना एक लिंग्विस्ट भी थे। लिंग्विस्ट का मतलब होता है क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान से, इट रेफर्स टू समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस। तो ये जो विलियम जोन्स है ना ये लिंग्विस्ट थे। और लिंग्विस्ट का मतलब होता है वो इंसान जिनको कि बहुत प्रकार के लैंग्वेज आते हैं या फिर उनके बारे में वो सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो उस इंसान को हम लोग कहते हैं लिंग्विस्ट। ठीक है ना। चलिए, तो विलियम जोन्स को ऑब्वियस ही बात है भाई, जब ये लिंग्विस्ट थे तो इनको बहुत सारे लैंग्वेज आते होंगे, है ना। चलिए जानते हैं क्या कौन कौन सा इसको लैंग्वेज आता था। ही नोज ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। बाप रे बाप, कितना लैंग्वेज है देख रहे हो। ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबिक एंड पर्शियन,
1 2 3 4 5 6 लैंग्वेज तो ऐसे ही हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा लैंग्वेज इनको आता था। ऑल्सो इन कलकत्ता ही लर्न्ड संस्कृत लैंग्वेज। और तरीके देखो, ये जब भारत में आए कलकत्ता में, तो कलकत्ता में इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को सीखा, ग्रामर को भी सीखा और पोइट्री भी इन्होंने सीखा। और ये सारा का सारा ये कहाँ किन से सीखे? पंडित से, ठीक है ना, क्योंकि पंडित ही आपको अच्छी तरीके से संस्कृत सिखा सकते थे उस टाइम पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि देखा जाए तो 5 तो ऊपर में ही हो गया, एक ये संस्कृत मिला दो, सॉरी 6 तो ऊपर में हो गया, एक संस्कृत मिला दो तो 7 लैंग्वेज को ये जानते थे। बहुत बड़ी बात है भाई, एक जज होने के साथ साथ 7 लैंग्वेज को जानना बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि जज को खुद ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना। तो ये इतना लैंग्वेज इनको मालूम था तो अच्छा बात है, बहुत पढ़ाकू इंसान होंगे ये। ही स्टडीड एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स ऑन लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन एंड साइंस। सोचो, जब ये भारत में आए थे ना, तो कलकत्ता में इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज तो सीखा ही, ग्रामर भी सीखा, पोइट्री भी यानी कि कविता उविता भी इन्होंने सीखा, लिखना पढ़ना बोलना सब चीज़ इन्होंने सीखा। लेकिन इन्होंने भारत के पुराने, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ ही स्टडीड एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, मतलब कि भारत के जो बहुत पुराने किताबें थे उनको इन्होंने पढ़ा। और वो किताबें कौन कौन से? लॉ के बारे में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ भारत में आए थे तो क्या उसके पहले हमारे भारत में नियम कानून नहीं चलता होगा? मतलब चलता था, बहुत ही कम, है ना। तो उनके बारे में इन्होंने पढ़ा। फिलॉसफी के बारे में पढ़ा। फिलॉसफी मतलब कि पहले किस प्रकार के लोग यहाँ पे अपना विचार रखते थे या फिर किस प्रकार के लोगों का सोच था भारत में, इसके बारे में इन्होंने सोचा, पढ़ा भी इसके बारे में। रिलीजन के बारे में पढ़ा, बहुत सारे रिलीजन थे हमारे भारत में, आज भी हैं, तो उनके बारे में इन्होंने पढ़ा। भारत के पॉलिटिक्स के बारे में इन्होंने पढ़ा। मोरालिटी मतलब यहाँ के लोगों के बारे में कि उनका नेचर कैसा है, इसके बारे में भी उन्होंने देखा। अरिथमेटिक, भारत में किस प्रकार से लिखा पढ़ी, है ना, नंबर उम्बर जोड़ना उड़ना किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी उन्होंने पढ़ा। भारत में मेडिसिन किस प्रकार के हैं, उस समय पे मेडिसिन तो बहुत कम, जड़ी बूटी ज़्यादा हुआ करता था, तो उसके बारे में भी उन्होंने पढ़ा। और साइंस, जो भी हमारे उस समय पे भारत में इन्वेंशन थे छोटे मोटे जो भी थे, उनके बारे में इन्होंने पढ़ा। सोचो, इतना कुछ इन्होंने भारत के बारे में सोचा, यानी कि उनके बारे में सोचा तो जरूर और पढ़ा भी उन्होंने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेनरी थॉमस कोलब्रुक, क्या लिखा हुआ? कोलब्रुक एंड नेथानियल हेलहेड were also busy in discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translating Sanskrit and Persian into English। यहाँ पे हमारा पहला इंसान तो वही हो गए विलियम जोन्स, है ना। अब यहाँ पे 2 इंसान हमारे और नए नए आते हैं। उसका पहला नाम है हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ये एक नाम है पूरा इतना, ठीक है ना। और दूसरा है हमारा नेथानियल हेलहेड, है ना। तो ये दोनों का दोनों इंसान हमारा, और ये दोनों भी ब्रिटिशर्स थे, ठीक है ना, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही ऑफिसर थे। तो इन दोनों ने भी पूरी तरीके से भारत का जो पुराना हेरिटेज था, हेरिटेज मतलब भारत के बहुत पुराने किताब हो गए, भारत के बहुत पुराने मंदिर, भारत के बहुत पुराने जो भी रहस्यमयी जगह थे उनके बारे में भी इन्होंने खोजा, पढ़ा, उसको इन्होंने जाना, है ना। मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस, और ये दोनों मिलके जो है ना, भारत में उस समय पर जो भी लैंग्वेज बोले जाते थे उन लैंग्वेज को भी इन लोगों ने सीखना शुरू किया। और सीखना ही नहीं, मास्टर का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। तो ये सब चीज़ ये लोग कर रहे थे। एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन इनटू इंग्लिश। और सोचो, संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज को जो कि पहले भारत में बोले जाते थे उसको इन्होंने इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना शुरू किया अपने से, वो भी। अब कन्वर्ट कर पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि इनको आता होगा, है ना। तो ये 3 इंसान खास करके हमारा, ये हेनरी थॉमस कोलब्रुक और उसके बाद नेथानियल हेलहेड और विलियम जोन्स, जो तीनों का तीनों हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था। और खास करके ये तो जज थे हमारे, तो ये तीनों का तीनों तरीके से ऑफिसर ही हुआ बेसिकली। तो ये लोग भारत के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है ना। तो ये लोग भारत के पुराने चीज़ों के बारे में या फिर भारत के इतिहास के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में ये लोग पढ़ते थे। और भारत के अलग अलग लैंग्वेज को भी ये लोग सीखने में रुचि दिखाते थे, इंटरेस्टेड थे और सीखते भी थे। टुगेदर विद देम विलियम जोन्स सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब इन दोनों के साथ मिलके, हेनरी और नेथानियल के साथ मिलके विलियम जोन्स जो है अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम से एक, आप कह सकते हैं बेसिकली ग्रुप बनाते हैं। बात समझ में आ रही है?
ग्रुप का नाम आप बेसिकली कह सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स। मतलब कि ये तीनों का तीनों मिल के ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के नाम से एक ग्रुप बनाते हैं, एक संस्था बनाते हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, ये बनाते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन में अब सवाल है कि सर होता क्या होगा। इस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली जो है ना भारत के पुराने पुराने चीज़ों के बारे में खोज करके उसको पढ़ा जाता होगा और भारत के लोगों को बताया भी जाता होगा कि भाई तुम्हारा ही कंट्री है, तुम ही लोग इन सारे चीज़ों के बारे में भूल गए हो, तो हमसे तुम सुन लो, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ जो है ना बेसिकली ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन था उस समय पे, जो कि भारत के अलग अलग चीज़ों के बारे में खोजबीन करता था, है ना। क्या लूटने के विचार से नहीं, कुछ सीखने के विचार से और हम लोगों को सिखाने के विचार से। और इन लोगों ने मिलके एक जर्नल भी निकाला। जर्नल मतलब एक प्रकार का आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर, है ना। एक न्यूज़पेपर भी निकाला, उसका नाम था एशियाटिक रिसर्चर। और एशियाटिक रिसर्चर चूंकि एक प्रकार का न्यूज़पेपर ही था उस समय पे, तो इसमें बेसिकली वो चीज़ लिखा हुआ होता था जो कि भारत में बहुत पहले किसी के द्वारा लिखा गया था। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग 2023 में हैं, है ना, और हो सकता है कि हमको कोई ऐसा किताब मिल जाए जमीन के नीचे दफन किया हुआ जो कि 400-500 साल पुराना हो, तो क्या हम उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करना नहीं चाहेंगे, करना चाहेंगे कि भाई ताकि लोग भी जाने। तो वही काम ये लोग भी कर रहे थे। ये लोग भारत के अलग अलग चीज़ों के बारे में खोजबीन करते थे, इनको जो नया मिलता था ये लोग इस न्यूज़पेपर में छाप देते थे ताकि भारत के लोग भी उसको पढ़ सके और जान सके। तो उस जर्नल का नाम यानी कि उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, एशियाटिक रिसर्चर। और उनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था उसका नाम क्या था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विलियम जोन्स एंड हेनरी थॉमस कोलब्रुक शेयर्ड अ डीप रेस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर्स बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट। अब यहाँ पे जो हमारा विलियम जोन्स थे जो कि एक लॉयर थे, सॉरी लॉयर नहीं जज थे, वो और हेनरी थॉमस कोलब्रुक ये दोनों का दोनों जो है ना दोनों का दोनों मिल के इंडिया के कल्चर को और वेस्ट के कल्चर को ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। मतलब ज़रा सोचिए, अच्छा यहाँ पे वेस्ट का मतलब क्या है, वेस्ट का मतलब यहाँ पे है ब्रिटेन, ठीक है ना, और यहाँ पे इंडिया तो आपको समझ में ही आ रहा है। वेस्टर्न कंट्री आपने सुना होगा बहुत बार वर्ड, वेस्टर्न कंट्री वेस्टर्न कंट्री। वेस्टर्न कंट्री का मतलब होता है अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, है ना, ये सब चीज़, ठीक है। तो ये दोनों ना भारत से भी उतना ही ज़्यादा प्यार करते थे जितना कि ये अपने देश ब्रिटेन से प्यार करते थे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, अच्छा जब प्यार करते नहीं थे तो इन्होंने भारत के बारे में इतना पढ़ा क्यों, इतना लैंग्वेज सीखा क्यों, है ना, संस्कृत क्यों सीखा फिर इन्होंने, तो कहीं ना कहीं इनको भारत का कल्चर जो है वो बढ़िया लगा होगा। तो ये ना ये दोनों खास करके भारत के कल्चर को भी और वेस्ट के यानी कि इंग्लैंड के कल्चर को भी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे कि भाई दोनों है, ठीक है, अपना अपना है सबका। ठीक है, आगे they felt that Indian civilization had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined। सोचो ये कह रहे हैं अब यहाँ पे कि बहुत समय पहले ना भारत का जो इतिहास रहा होगा बहुत ही शानदार रहा होगा, बहुत शानदार भारत का इतिहास रहा होगा, लेकिन आज के लोग क्या कर रहे हैं उसको धीरे धीरे भूल रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज जैसे ये वाला हमारा समय है, अभी हम लोग अभी 2023 में जी रहे हैं, तो हो सकता है कि आज से 100 साल बाद 200 साल बाद हमारे किसी भी फ्रीडम फाइटर को लोग याद ना रखें, है ना। हो सकता है कि आज हम लोग भगत सिंह को याद रखते हैं लेकिन हो सकता है कि 200 साल बाद 300 साल बाद लोग भगत सिंह को भूल जाए, क्या पता जनरेशन चेंज होगा लोग भूल जाएं, हो सकता है ये चीज़, है ना, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत का जो पहले इतिहास रहा होगा वो बहुत ही शानदार रहा होगा, ग्लोरी मतलब बहुत ही शानदार रहा होगा, लेकिन अब क्या हो गया, भारत के लोग उसको धीरे धीरे भूल गए और वो इतिहास भी धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया, मतलब कि खत्म होता चला गया। और ये सारे लोग जो मिल के खोज कर रहे हैं और ये जो हम लोगों को बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं मालूम है, ताकि भारत के लोग अपने बीते हुए कल को याद करें, उसके बारे में सोचे कि पहले हमारा समय वैसा था और आज का समय ऐसा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो दे फेल्ट दैट टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सैक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वेयर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट पीरियड। और ये लोग ये भी सोचते थे कि यदि भारत को अच्छी तरीके से समझना है, भारत को पूरी तरीके से स्टडी करना है, तो हमको उन चीज़ों के बारे में खोजबीन करना पड़ेगा जो कि आज से बहुत समय पहले भारत के लोग लिखे होंगे, उसके बारे में बात किए होंगे। तो ये सारा का सारा चीज़ को कहाँ से मिलता, पुराने पुराने किताबों से मिलता। तो ये लोग खोजने लगे, पुराने से पुराने गांव जाने लगे, पुराने से पुराने लोगों से मिलने लगे,
है ना, जो भी इनको मिलता था सबूत के तौर पे ये लोग इसको रखते थे, उसके बारे में वो खोजबीन करते थे, पढ़ते थे, और पढ़ने के साथ साथ हमारे भारत के लोगों को भी वो लोग बताते थे कि देखो तुम्हारे लोग पहले ऐसे थे, तुम्हारे लोग पहले बहुत अच्छे थे, अब तुम लोग ऐसे क्यों हो गए हो, इस प्रकार का। देखो हर एक ब्रिटिशर्स ना बुरा नहीं था, कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे भी थे जो कि भारत का भलाई भी चाहता था, है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो भारत को लूटना चाहता था। ठीक है, तो ये सब जो है ना भलाई के बारे में ज़्यादा सोचते थे, तो ये सब अलग प्रकार के लोग थे। उसके बाद ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज एंड लॉज ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम। तो और ये लोग ये भी मानते थे कि जो पुराने पुराने लोग लिखे गए होंगे, पुराने लोगों के द्वारा जो कुछ लिखा गया होगा, वही वो किताबें, वही वो सेक्रेड किताब, सेक्रेड मतलब पवित्र किताब जो है हमारे सामने आएगा, और यही चीज़ जो है ना लोगों के बीच में एक आइडिया देगा कि पहले हिंदू कैसे रहते थे, मुस्लिम कैसे रहते थे। मतलब यहाँ पे आप एक लाइन में भी बताना चाहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ये कुछ लोग जो कि 2-3 नाम यहाँ पे है, वो लोग ये चाहते थे कि हम भारत के इतिहास के बारे में पढ़े, भारत का जो बीत गया कल वो कैसा था, और लोगों को बताए कि तुम्हारा ऐसा ऐसा था। और ये लोगों को बताना क्यों चाह रहा है, क्योंकि भारत के लोग उसको भूल गए हैं। ठीक है, आगे। सो विलियम जोन्स एंड हेनरी थॉमस कोलब्रुक started discovering ancient texts, understanding their meaning, translating them and making their findings known to others। तो ये दोनों मिलके जो है अब धीरे धीरे पूरी तरीके से जितने भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट थे, यानी कि पुराने पुराने भारत के किताब लिखे गए होंगे किसी के द्वारा, है ना, वो सबको ये लोग खोजने लगे, उसके मीनिंग को समझने लगे। क्योंकि देखो आज से यदि 400 साल 500 साल पहले कुछ लिखा गया होगा तो वो अलग लैंग्वेज में लिखा गया होगा, तो उसको वो लोग समझने लगे, है ना, समझने के साथ उसको अपने भाषा में ट्रांसलेट भी करने लगे। अच्छा, ट्रांसलेट क्यों करते थे अपने भाषा इंग्लिश में मालूम है? ताकि अंग्रेज लोग भी पढ़ सके। जैसे मान लीजिए ये लोग तो जानते हैं लैंग्वेज, तो ये लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन दूसरे लोग तो नहीं समझ पाएंगे, अंग्रेज दूसरे तो नहीं समझ पाएंगे, तो ये लोग इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते थे, और ये चाहते थे कि दूसरे लोग भी इसको पढ़ें, क्योंकि भारत का इतिहास बहुत ही उस समय पर बहुत अच्छा था। ठीक है ना, आगे। एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग्स अदर टू नोन टू अदर्स, और ये भी चाहते थे कि लोग भी, दूसरे लोग भी इसके बारे में जाने कि भारत का इतिहास पहले कैसा था। उसके बाद दे बिलीव्ड दैट दिस वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट ऑल्सो हेल्प इंडियंस टू रिकवर देयर ओन हेरिटेज एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट। तो ये लोग सारे के सारे पुराने चीज़ों को पढ़ के उसके मीनिंगों को खोज के क्या दिखाना चाहते थे, ट्रांसलेट करके क्या दिखाना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि केवल और केवल ब्रिटिशर्स इससे ना सीखे बल्कि भारत के लोग भी इससे सीखे। तो जरा सोचो कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी इंस्पायर हो रहे हैं हमारे पुराने पुराने विचारों से, हमारे पुराने पुराने इतिहासों से ब्रिटिशर्स भी इंस्पायर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही अच्छा था पहले, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि ब्रिटिशर्स भी इंडियन कल्चर के बारे में सीखे, साथ ही साथ भारत के जो लोग हैं उसको क्या करें, रीडिस्कवर करें, मतलब कि दोबारा उसके बारे में पढ़े, अपने कल्चर के बारे में जाने, और उनका जो इतिहास बीत गया उसके बारे में वो सोचे, उसको याद करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय सच आइडियाज मैनी कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश शुड प्रमोट इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग। अब जरा सोचो, इतना ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत के इतिहास से इंस्पायर थे, इतना ज़्यादा इंस्पायर थे कि बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स यानी कि ऑफिसर्स लोग तो ये मानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ना इंडियन लैंग्वेज ही पढ़ाना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे होता क्या था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था हमारे भारत में, तो उस समय पे हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहाँ पे कि अंग्रेजी भाषा पढ़ाया जाता था, और ये अंग्रेजी भाषा किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर ऐसे थे जो ये मानते थे कि इन लोगों को ना अंग्रेजी ना पढ़ाया जाए, क्योंकि ये इनका लैंग्वेज नहीं है, बल्कि इनको वो पढ़ाया जाए जो इनका लैंग्वेज है ना। तो ये अच्छा सोच है, अच्छा सोच है, बहुत अच्छा सोच है। लेकिन आगे क्या हुआ देखिए, दे फेल्ट दैट institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts, संस्कृत, पर्शियन एंड पोइट्री। सोचो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स ऐसे थे जो ये भी मानते थे कि इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहिए, मतलब यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए, ताकि भारत के लोगों को भारत का ही संस्कृत, पर्शियन लैंग्वेज, पोइट्री ये सब चीज़ पढ़ाया जाए। कितना अच्छा सोच था उन लोगों का, है ना। लेकिन क्या सारे ब्रिटिशर्स का नहीं, कुछ ब्रिटिशर्स का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब क्या किया गया भाई, इसके लिए क्या किया गया वो देखिए यहाँ पे। उसके बाद किया है, अ मदरासा
मदरासा ये इंग्लिश में होता है और हम लोग इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मदरसा, ठीक है ना। अ मदरासा was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law। अब कलकत्ता में 1781 में एक मदरासा नाम करके ना, अच्छा मदरासा का मतलब पहले समझिए क्या होता है। इट रेफर्स टू अ प्लेस ऑफ लर्निंग लाइक स्कूल और कॉलेज। तो ये एक प्रकार का स्कूल जैसा होता है, कॉलेज जैसा होता है, जिसमें कि सिखाया जाता है कोई नया नया लैंग्वेज, किसी नए चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। तो इंडिया के लोग अपने चीज़ों के बारे में पढ़ सके, इसके लिए कलकत्ता 1781 में मदरसा खोला गया। सोचो, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसके ऑफिसर्स के द्वारा खोला गया। जरा सोचो कितना ये लोग हम अच्छा जरा एक बात सोचिए कि क्या कोई भी साधारण आदमी हमारे इंडिया के लोगों के बारे में उतना सोचेगा? नहीं सोचेगा। लेकिन ये लोग रूल तो करते ही थे भारत पे, लेकिन हम लोगों के कल्चर से, हम लोगों के रहने सहने के तरीके से ये लोग इतना ज़्यादा इंस्पायर थे कि ये लोग हम लोगों को अपना ही लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं। वो अपना इंग्लिश नहीं, हम लोगों का जो भारत का खुद का लैंग्वेज है वो सिखाना चाहते हैं, जो कि हम लोग भूल चुके हैं। तो अच्छा बात है ये, है ना। जैसे अभी के समय में देखा जाए तो संस्कृत धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना। लेकिन संस्कृत कितना अच्छा लैंग्वेज है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है भाई, बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए इसके बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मदरसा के बारे में। उसके बाद द हिंदू कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन बनारस इन 1791 टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट। और संस्कृत को पढ़ाने के लिए बनारस में हिंदू कॉलेज के नाम से एक कॉलेज खोला गया बनारस में। नहीं, बीएचयू तो बहुत बाद का है, बीएचयू भी एक प्रकार का उसी के समय का है, लेकिन वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो हालांकि जो हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है बीएचयू, वो बहुत पुराना है, इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत बड़ा है। प्लस वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब पहले तो बहुत छोटा था वो, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो बनारस में 1791 में हिंदू कॉलेज के नाम से एक कॉलेज खोला गया, वो भी अंग्रेजों के ऑफिसर्स के द्वारा, ताकि वहाँ पे संस्कृत का पढ़ाया जा सके, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे थे। नॉट ऑल ब्रिटिश ऑफिशियल्स शेयर्ड दीज व्यूज। लेकिन यहाँ पे समस्या ये था कि हर एक ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे। कुछ ही ब्रिटिश ऐसे थे जो कि ये सारे चीज़ चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत में स्कूल खोला जाए, भारत के ही लैंग्वेज को, भारत के ही चीज़ों को पढ़ाने के लिए। लेकिन बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऐसे भी थे जो इस विचार को पूरी तरीके से नकार देते थे कि नहीं, हम लोग ऐसा क्यों करें, भारत के लोग हैं तो वो लोग अपना खुद देख ले, है ना। मैनी वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म, यानी कि बहुत सारे लोग इसको जो है ना क्रिटिसाइज भी करते थे कि हम क्यों करें भारत के लोगों के लिए ऐसा, वो लोग अपना देखेगा, है ना। तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स ऐसे भी थे जो कि भारत का भलाई चाहता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि भारत को केवल लूटने के विचार से ही आते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला वाला टॉपिक कंप्लीट। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, ठीक है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में।